नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान और आपको लगातार हम बता रहे हैं आज 5वें चरण का मतदान जारी और इस है। बीच बड़ी खबर आपको बता रहे जो कि अहमदाबाद से अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकवादी गिरफ्तार। 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं एयरपोर्ट से और आईएसआईएस के आतंकी बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं 4 आतंकवादी जिन्हें पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। सूचना के आधार पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों का ताल्लुक आईएसआईएस से बताया जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकवादी गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इस्लामिक स्टेट से इन आतंकियों का कनेक्शन बताया जा रहा है। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादी, सूचना के आधार पर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चारों जो आतंकवादी है आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी एटीएस को इन चारों आतंकवादियों के बारे में, जिसके बाद यहां पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और चारों को अपने कब्जे में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों को अब इनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट से और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मुकुल पटेल से। मुकुल, क्या जानकारी, क्या बताया जा रहा है आतंकियों को लेकर? मुकुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बता दें, अहमदाबाद से आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आतंकी जिनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई है। गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकियों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट से इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से बताया जा रहा है। तो गुजरात एटीएस के लिए एक बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। इन 4 आतंकियों की गतिविधियों पर लगातार एटीएस नजर बनाए हुए था और ऐसे में इनकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है गुजरात एटीएस के लिए। देखिए, चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और आईएसआईएस आतंकवादी बताए जा रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। और गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने ये गिरफ्तारी की है। देखिए, श्रीलंकाई नागरिक हैं ये चारों और इनका कनेक्शन है आईएसआईएस से, ये जानकारी हासिल हो रही है। इन्हें गिरफ्तार किया गया अहमदाबाद एयरपोर्ट से, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता मुकुल जुड़ गए हैं। मुकुल, क्या जानकारी इनकी गिरफ्तारी को लेकर? बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी? मुकुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुकुल, एक बार अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज और फिर बात कीजिए। लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मुकुल से, लेकिन बता दें कि गुजरात में आईएसआईएस के 4 आतंकी, इनकी गिरफ्तारी की गई है। गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते थे गुजरात में, लेकिन गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली और समय रहते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा बताया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास फिलहाल है इस खबर को लेकर?
जी बिल्कुल से अहमदाबाद एयरपोर्ट से आज एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस को एक लिंक मिली थी, उसके बाद गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से आज 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये चारों जो आतंकी थे वो चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचे थे और गुजरात पुलिस ने इन चारों को जो है अभी गिरफ्तार किया है। चारों की अभी पूछताछ कर रही है। इन 4 आतंकी उनकी गुजरात एटीएस पूछताछ कर रही है। फिलहाल उनको एक गुप्त जगह पे रखा गया है जहाँ पे उनकी पूछताछ चल रही है। गुजरात और देश में कहाँ पे वो हमले करने वाले थे, उसके अलावा उनका क्या प्लान था, उसको लेके पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है। हाल गुजरात के जो डीजीपी है वो भी इनको लेके वो गुजरात एटीएस पहुंचे और फिलहाल जो पूछताछ चल रही है उसमें वो भी जुड़े हुए। आपको बता दें कि वो चारों आतंकी है जो ISI से जुड़े हैं। इसके पहले भी कई संदिग्ध थे जिनको पोरबंदर से पिछले साल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये पुलिस को सबसे बड़ी जो लिंक है वो हाथ लगी और उसके बाद इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, और क्या लगता है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गुजरात में? फिलहाल गुजरात पुलिस से जो सूत्र है उसके पास से जो अभी इंफॉर्मेशन सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि ये 4 आतंकी गुजरात में आके एक बड़ा प्लान है वो करने वाले थे और बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उसके पहले ही पुलिस अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची और जैसे ही वो लोग यहाँ पे चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचे तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है कहाँ पे वो लोग ये वारदात को अंजाम देने वाले थे और आगे का प्लान ISI का क्या था उसको लेके वो पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन कुछ मिल रही है कि इनका कोई हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद था, उसके साथ उसके संदेश का ये लोग इंतजार कर रहे थे जिस बीच उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल से पाकिस्तान में कोई हैंडलर था जो इन चारों आतंकियों को जो है तो ट्रीट कर रहा था और उनके इशारे पे वो ये लोग हैं जो गुजरात में पूरी वारदात को अंजाम देने वाले थे। उसके पहले एटीएस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया तब उनकी जो पूछताछ है वो जारी की गई थी। फिलहाल वो श्रीलंका से आए हैं ऐसा बताया जा रहा है और श्रीलंकन है। उसके साथ जो पाकिस्तान से कई जो ISI के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आतंकी जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें शामिल है उसको लेकर भी पूछताछ अभी जारी। चलिए, शुक्रिया निकुल, तमाम जानकारी बातचीत के लिए। आपका तो बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुजरात एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से श्रीलंकाई नागरिक के बताए जा रहे हैं और इनका ISIS के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट से ये आतंकवादी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस बीच देखिए 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग जारी है और 3 बजे तक के अगर प्रतिशत की बात करें तो 47.53% मतदान हो चुका है। ये वोटिंग के आंकड़े आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है लद्दाख में। लद्दाख की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग 61.26% यहां पर हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 47.55% वोटिंग हुई है। तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में 47.55% की वोटिंग हुई है। 5वें चरण के लिए मतदान जारी है और ये आंकड़े 3 बजे तक के हम आपको बता रहे हैं कितनी % वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में की गई है। तो महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% मतदान हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 47.55% वोटिंग हुई है। और वहीं बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट की खबर आ रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ता वोट नहीं डालने दे रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। तो देखिए, मतदान प्रतिशत के विषय में भी आपको बता रहे हैं। टीएमसी की खबर तो आपको बता ही रहे हैं। लद्दाख में बहुत अच्छा मत प्रतिशत देखने को मिला है। लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर देखने को मिले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये लोग नजर आए। तो सबसे अच्छी वोटिंग जो है वो लद्दाख में हुई है। क्योंकि पिछले चरणों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत अच्छा था, लेकिन इस बार लद्दाख से ये नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस बीच देखिए, महाराष्ट्र लगातार सबसे कम प्रतिशत पर बना हुआ है। सबसे कम वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई है।
तो लद्दाख का ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी चौंकाने वाला भी है और कहीं ना कहीं वोटर्स की जागरूकता को भी बता रहा है, जहां पर 61% वोटिंग हुई है। और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि सुबह से ही किस तरह से फिल्मी सितारे जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे। मतदान करने के बाद सितारों में खासा उत्साह देखने को मिला और लगातार ये आम लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं कि देखिए वक्त कम बाकी है, 4 बज चुके हैं, लेकिन आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और अगर अभी तक वोट नहीं डाला है तो अपने नज़दीकी बूथ पर जाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। न्यूज़ इंडिया लगातार आपसे अपील कर रहा है और तमाम सेलिब्रिटीज जो है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं वो भी अपने लगातार ये अपील करें। देखिए अनिल कपूर, अनूप जलोटा, फरहान अख्तर, अनुपम खेर, विद्या बालन, सचिन तेंदुलकर, इमरान हाशमी, दिव्या दत्ता, मनोज बाजपेयी, ऋतिक रोशन, तमाम ये सेलिब्रिटीज जो है ये बाहर निकले और मताधिकार का इस्तेमाल किया। विशाल डडलानी, संजय दत्त, देख सकते हैं रणबीर और तस्वीरों दीपिका के भी दिख जरिए। रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में और वो भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वोटर्स से अपील कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आंकड़ा बेहद कम है। जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले 4 चरणों में भी कम रहा और आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो देश भर में वोटिंग जारी है 49 सीटों पर, लेकिन महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज अभी भी ठीक नहीं हो पाई है, ये काफ़ी कम है और ऐसे में फिल्मी सितारे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही जनता से अपील कर रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो भी घर से निकले और अपना मतदान करें। और देखिए शिल्पा शेट्टी अपने परिवार के साथ तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो तमाम सितारे जो हैं वो बाहर निकले अपने घरों से और देखिए नज़ीर पेश कर रहे हैं कि अगर वो निकल सकते हैं गर्मी के इस मौसम में तो आपको भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, आरजेडी विधायक बीना सिंह का बड़ा बयान। हाजीपुर से जीत रहे हैं चिराग पासवान। एनडीए बिहार में सभी सीटें जीत रही है, रामा सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाजीपुर से जीत रहे हैं चिराग पासवान। बीना का ये बयान सामने आया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एनडीए बिहार में सभी सीटें जीत रही हैं और चिराग पासवान भी जीतते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी विधायक है बीना सिंह, जिनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हाजीपुर से जीत रहे हैं चिराग पासवान। रुझान एनडीए की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन योग्य उम्मीदवार जो समझेगी उसको जनता का रुझान उसी की तरफ। देखिए दोनों में अच्छा कंपटीशन है, कौन जीतती है। देखिए मतदान तो देख के लगता है कि रुझान एनडीए की तरफ ही है। मतदाता सोच समझ के अच्छे लोगों को चुने ताकि अच्छे कैंडिडेट चुन के आए तो जनता का उद्धार होगा। मतदान तो पहले भी जो 4 चरण का मतदान हुआ है या जो भी चरण हुआ है उससे स्पष्ट है कि देश में जो एनडीए को है अपार बहुमत, जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है वह लक्ष्य जो है पूरा होगा। और ख़ास करके अभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ हम लोग अभी मतदान करके निकले हैं और यहाँ जो अभी तक का जो मतदान का रुझान है उससे स्पष्ट है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो वोटिंग हो रहा है, मतदान तो पहले भी जो 4 चरण का मतदान हुआ है या जो भी चरण हुआ है उससे स्पष्ट है कि देश में जो एनडीए को है अपार बहुमत, जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है वह लक्ष्य जो है पूरा होगा। और ख़ास करके अभी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ हम लोग अभी मतदान करके निकले हैं और यहाँ जो अभी तक का जो मतदान का रुझान है उससे स्पष्ट है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो वोटिंग हो रहा है, मतदान तो पहले भी जो 4 चरण का मतदान हुआ है या जो भी चरण हुआ है उससे स्पष्ट है कि देश में जो एनडीए को है अपार।
और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर शत्रुपा, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और साथ ही साथ ए.के. मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण अलबायन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे यहाँ पर निपुण जी का। निपुण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है, लद्दाख में तो बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की बात करें तो ये प्रतिशत कम है। खासतौर से महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे लद्दाख का इतना अच्छा हुआ, पहले तो मैं लद्दाख के लोगों को बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। और मैं अपील भी करूंगा, हालांकि 4 चरण के हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव है, तो लगभग वही रहा परसेंटेज जिसकी उम्मीद थी। पर बात यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराष्ट्र में इतना कम क्यों रहा। महाराष्ट्र का मुझे कम रहने का कारण ये लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर जो गठजोड़ रहा कि शिवसेना के 2 टुकड़े होना, इसके अलावा जो शरद पवार की पार्टी है उसका भी टुकड़े होना, उसने कहीं ना कहीं जनता को निराश किया है। और जिस प्रकार के वहाँ गठजोड़ हुए, जो बेमेल गठजोड़ थे, इसको हम कहें कि विचारधारा से हटकर गठजोड़, कि शिवसेना कांग्रेस का गठजोड़, एक बाल ठाकरे जो थे वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, बीजेपी के साथ खड़े होते थे, तो उन सब के फैक्टर को आप देखेंगे तो कारण रहा। लद्दाख का मुझे लगता है कि लद्दाख में 2 फैक्टर बड़े मैटर किए हैं। एक तो वहाँ पर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि हमने देखा कि आंदोलन में कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते थे, और उस आंदोलन में जिस प्रकार का समर्थन लोगों का रहा वो हमको देखने को मिला। और दूसरा क्या था कि जो वहाँ पर सांसद थे उनका सीट छोड़कर जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक निराशा की बात बनती जरूर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। पर कुल मिला के हम बात करें जिस प्रकार की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक बात निश्चित है कि हम 2014 से पहले के अगर चुनाव को देखते हैं, 2004 के चुनाव को देखें, 2009 के चुनाव को देखें, तो उसके जैसा ही मतदान प्रतिशत रहा है। 14 और 19 का जो मतदान प्रतिशत था वो बड़ा था। 14 बड़ा था क्यों? क्योंकि कांग्रेस को हटाना था और दूसरी पार्टी को पावर में लाना था। 19 का चुनाव रहा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। तो इन 2 वाले प्रतिशत को अगर तुलना आज के उससे करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक तो सही तुलना नहीं होगी, क्योंकि 14-19 के मुद्दे और थे। मुझे इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने निराश किया है मुद्दों को सही तरह से उठाने से। एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए था, एक फेस होना चाहिए था, वो फेस नहीं था। और जिस प्रकार का गठजोड़ है कि कहीं साथ और कहीं अलग, कहीं साथ और कहीं एक दूसरे के खिलाफ, इस प्रकार की जो एक नीति रही है उसने जनता को बहुत कंफ्यूज किया है। और सबसे बड़ी बात है, जनता इतनी कंफ्यूज है, उसे ये नहीं समझ पा रही है कि अगर आपका एनडी गठबंधन आता है तो किस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होगा। केजरीवाल अपनी 10 गारंटी की बात कर रहे हैं जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। एक वो पार्टी जो अपने राज्यसभा सांसद को क्या करती है, पिटवाती है अपने घर के अंदर, वो पार्टी 10 गारंटी की बात कर रही है। अखिलेश जी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी जी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, उधर जो आरजेडी तेजस्वी यादव है अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात है, पर ये जरूर है कि विपक्ष जो है अच्छे से फाइट करने की स्थिति कुछ जगह बनाए, कुछ सीटों पर एक अच्छी स्थिति है। धीरज जी, आपको क्या लग रहा है, किसको नुकसान होता हुआ लद्दाख में दिख रहा है? लद्दाख में अगर आप देखेंगे कि ये जो सारी जो घटना जो हुई है, एक तो पर्यावरण का मुद्दा जो है उसको लेकर के जो आंदोलन चलाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसमें जो स्थानीय जनता के जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है वहाँ बीजेपी को। और बीजेपी के जो सत्तासीन जो सदस्य थे, जो लोकसभा से सदस्य थे, उनका सीट छोड़ के भी जाना भाजपा के लिए अच्छी एक सूचना नहीं थी। उसके बावजूद भी आप देखिए कि इसमें किस तरीके से स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं या किस तरह से मोदी मैजिक जो है वो प्रभावी होगा, ये कह पाना अभी भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो हो सकता है कि विरोध का भी इंगित कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लद्दाख के मुद्दों को लगातार इग्नोर किया जा रहा था पूर्व में, और उसको एक यूटी बनाने के बाद उसको जो एक तवज्जो मिली है कश्मीर से हट करके, तो हो सकता है कि मोदी मैजिक के फैक्टर में भी ये जा सकता है। तो आप अभी से हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि ये जो बढ़ता हुआ परसेंटेज है लद्दाख में वो क्यों है। लेकिन ये जरूर है कि जो एनवायरमेंटल इशू है वो कहीं ना कहीं हावी रहेगा वहाँ के चुनाव में।
ठीक है शत्रुपा जी, मतदान प्रतिशत एक्सपेक्टेड नहीं है उस हिसाब से, तो अकेले ऐसा कहना कि विपक्ष मजबूती से नहीं उठ खड़ा हुआ, ही कहना पूरी तरह से सही तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है? ऐसा बात है कि विपक्ष नहीं है, ये एकदम बनर्जी मानसिक है। जगह जगह में जहाँ पे जनता को चेंज लाना है, वहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल, कुछ कश्मीर, जहाँ पे लाना है वहाँ पे लीडर का वोटिंग है। और जहाँ पे थोड़ा सा इनर्शिया है, ऐसा तो नहीं है कि हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि हर जन जो है पश्चिम भारतवर्ष पे वो मोदी जी को चाहता है, ऐसा कम है, लेकिन है कोई और किसी और को चाहता होगा। ये लोग को पता चल गया है कि कोई है ही नहीं, किसको वोट देंगे, तो बेकार में गरीब में क्यों निकले, तो शायद जो लोग निकल रहा है वो लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। जी शत्रुपा जी, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, ये तो आपके साथ एक तो शो हुआ था एक बार, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा जनता के ऊपर एकदम भरोसा है जी, कि हम तो टीवी पे बोलते हैं, लेकिन हमारा नेता लोग, हमारा कार्यकर्तागण जो एकदम ग्राउंड लेवल पे है। मैं भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी खुद देखती हूँ पश्चिम बंगाल में, ग्राउंड लेवल में से एक सर जा रहा है, चुप है जनता, लेकिन यही अंदर जवाब देंगे। और ये शायद पूरा भारत में हम देख रहे हैं कि जो निकल रहा है वो मोदी जी के लिए ही निकल रहा है। ठीक है शुभ्रांश जी, कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश जी, बताइए आरजेडी विधायक का हमने अभी बयान सुना था, उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ की है और कहा है कि एनडीए की जीत होगी, तो पार्टी लाइन से हटकर इस तरह के स्टेटमेंट, क्या ये इशारा है कि गठबंधन में उतनी मजबूती नहीं है? पहले तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा सरनेम राज नहीं राय है, उसको ठीक कराइए। ठीक है सर। हिंदी चैनलों में इतनी गलती न्यूज रूम के लिए शिक्षा, चलिए माफी चाहेंगे सर जी, आपका माफी कबूल है। एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, आज 49 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से आपके माननीय जो राजनीतिक विश्लेषकों ने लद्दाख में आपने शुरुआत करी मौसम और जलवायु परिवर्तन का, नहीं, राष्ट्रीय चैनल पे साफ साफ कहना चाहिए कि सोनम वांगचुक और उनके साथ हजारों की संख्या में लद्दाख में लोग धरने पे बैठे थे, इसलिए कि लद्दाख की टेरिटरी में चाइना घुस गया था और नरेंद्र मोदी सरकार खामोश और चुपचाप। तो नरेंद्र मोदी सरकार का जो नकली राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ लद्दाख के लोगों ने आज भर भर कर वोट दिया है, और उन्होंने इसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज भी दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार की कथनी हवाबाजी है, एक्चुअल में होता नहीं। दूसरा एक फैक्ट और आपको बताता हूँ, देखिए लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि व्यक्ति आजाद होता है। हम लोग ये हमारे अलायंस में, इसका नाम इंडिया अलायंस है, मुझे नहीं मालूम कुछ पढ़े लिखे विद्वानों को इंडिया अभी ठीक से नहीं कहना आता है, प्रधानमंत्री की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, आप लोगों को सही ठीक ठाक है, तो इंडिया को इंडिया कहिए। इंडी क्या होता है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज आपने नोट किया होगा सुबह से चुनाव आयोग एकदम खामोश बना बैठा है। रायबरेली और अमेठी सर आपने सारी बातें बता दी, जो बस मैंने पूछा था आपने वो नहीं बताया। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी है, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब घर से निकलिए और वोट दीजिए, वोट देना हमारा हक है। आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया।